वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। आज का हमारा वीडियो एक 360 डिग्री कवरेज वीडियो है जिसमें हम करंट अफेयर्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का गहन विश्लेषण करेंगे। क्या है उसके सकारात्मक पहलू, क्या है नकारात्मक पहलू, क्या है उस टॉपिक का अतीत, वर्तमान परिदृश्य क्या है और साथ ही आगे आने वाले समय में क्या हालात रह सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के सभी पक्षों का गहन विश्लेषण आज इस वीडियो में करेंगे। जानते हैं क्या है हमारा आज का टॉपिक। ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो अभी हाल फिलहाल में ये जो नीति जारी की गई है उसके सारे पक्षों का एक साथ समग्र अध्ययन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानते हैं शिक्षा नीति का इतिहास। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में सबसे पहले आई थी इंदिरा गांधी के टाइम पर। यहाँ पर हमने दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दर्शाया है शिक्षा नीति से और दो ही कमियों को दर्शाया है। इसके अंदर देश भर में शिक्षा की सामान्य संरचना की स्वीकृति दी गई थी और इसी के अनुरूप अधिकांश राज्यों ने 10+2+3 की शुरुआत की, यानी कि 10th ग्रेड तक पढ़ाई, उसके बाद 11th और 12th और उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स। इसके अलावा लड़के और लड़कियों के लिए सामान्य योजना अध्ययन यानी को एजुकेशन का प्रावधान किया गया और साथ में मैथ्स और साइंस दोनों को मैंडेटरी यानी अनिवार्य 10th तक कर दिया गया। इस नीति की क्या इंपॉर्टेंट कमियां रही हैं, अब आइए उन पर नजर डाल लेते हैं। पहला है वित्तीय और संगठनात्मक समर्थन के साथ कार्यान्वयन की विस्तृत रणनीति गायब थी, यानी कि ये योजना में जो कुछ भी कहा गया था उसको क्रियान्वित कैसे किया जाए इसको लेके अभाव दिखा रणनीति का। नंबर 2, पहुंच, गुणवत्ता, मात्रा, उपयोगिता और वित्तीय परिव्यय की समस्याएं थी, यानी कि सब तक एजुकेशन पहुंच पाना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचना और साथ में कैसे वित्तीय संसाधनों का इंतजाम होगा, इन सब को लेकर के इस शिक्षा नीति में समस्याएं थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या थी दूसरी शिक्षा नीति जो आई 1986 में राजीव गांधी के काल में। इसमें कहा गया कि 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को लागू किया जाए। इसके अलावा इसमें कहा गया कि पाठ्यक्रम जो बनाया जा रहा है उसको आधुनिक किया जाए, यानी आधुनिक पाठ्यक्रम बनाया जाए। नंबर 3 पे कहा गया कि महिलाएं एससी और एसटी पर विशेष जोर देने के साथ असमानताओं को दूर किया जाए, जो कि बहुत ही अच्छा पॉइंट रहा। नंबर 4, व्यवसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान दें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। व्यवसायिक शिक्षा यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग पर ध्यान दें। ये 1986 की ही नीति में आ गया था, परंतु आप देखेंगे कि जो रिसेंट शिक्षा नीति आई है उसमें भी इसी चीज पर ज्यादा जोर दिया गया है। अर्थात 1986 से लेकर और अभी तक का जो परिदृश्य रहा है तब तक के केस में हम अभी तक भी व्यवसायिक प्रशिक्षण पर उचित रूप से ध्यान नहीं दे पाए हैं। नंबर 5, प्राथमिक चरण में गैर निरोध, यानी कि 8th तक किसी को भी फेल नहीं किया जाएगा, ये भी 1986 में कहा गया। इसके अलावा बचपन की देखभाल और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसमें एक क्लॉज था, तो अर्ली एजुकेशन पर ध्यान देने के लिए क्लॉज 1986 में दिया गया था, परंतु इसका भी पूर्णता अभाव अभी तक आप अपनी शिक्षा नीति में पाएंगे और इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर साक्षरता पर जोर दिया गया। इसके अलावा परीक्षाओं में रोट लर्निंग को हतोत्साहित किया जाए, ऐसा भी कहा गया, यानी रटने की प्रवृत्ति को दूर किया जाए, वो भी इसमें कहा गया। बट आप देखेंगे अभी तक भी कोई ज्यादा इसमें चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। नंबर 9, जनसाधारण से अशिक्षा को दूर करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा की बात की गई, यानी एडल्ट एजुकेशन जो है, जो लिटरेसी है वो प्रौढ़ आयु के लोगों तक पहुंचाई जाए, उसकी बात की गई। इसके अलावा हर 5 साल के बाद इस शिक्षा नीति की समीक्षा की जाएगी, ऐसा भी 1986 की शिक्षा नीति में कहा गया। अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि नई शिक्षा नीति की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, 21वीं शताब्दी की क्या है बदलती मांगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि 1992 में भी एक बार संशोधन लाया गया था राजीव गांधी की 1986 की पॉलिसी में, जो 1-2 क्लॉज उसमें एक्स्ट्रा जोड़े गए थे। अब बात करते हैं कि 21वीं सदी की बदलती मांग क्या क्या है जिनके अनुरूप ये शिक्षा नीति लाई गई है। तो उसमें सबसे पहली है 21वीं सदी में रचनात्मकता पर जोर दिया जाना चाहिए, गंभीर सोच, संचार, सहयोग और आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया जाए बच्चों के अंदर, इस बात का खास ध्यान रखा जाए। नंबर 2 पे बचपन की देखभाल और शिक्षा की अवधारणा की जो विफलता 1986 की पॉलिसी में रही उसको कैसे रिजोविनेट किया जाए, कैसे उसे पुनर्जीवित किया जाए, इस बात पे खास तौर पे ख्याल रखने की इसमें बात कही गई।
नंबर 3 है कि शिक्षा प्रणाली हमारी अभी भी रट्टा पर आधारित है, यानी रोट लर्निंग पर आधारित है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग को कैसे किया जाए, ये हमारी डिमांड है 21st सेंचुरी की। एंड देन सीखना का जो गैप है, हम जो सीखने का जो गैप हमारा हो जाता है कि कुछ क्लासेस की हैं देन नहीं कर पाए किसी वजह से, तो उसको कैसे फिलअप किया जाए, कैसे भरा जाए इस गैप को, इस बारे में भी हम इसमें देखेंगे। इसके अलावा उपदेशात्मक शिक्षक शिक्षा यानी कि टीचर एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन एक अलग सिनेरियो है, बट उससे पहले टीचर को कैसे ट्रेन किया जाए बच्चों को अच्छे से पढ़ाने के लिए। नंबर 6 है R&D का एकल रूप में काम करना, यानी रिसर्च और इनोवेशन जो हो रही हैं उनको कैसे मुख्य धारा में शामिल किया जाए, रिसर्च को डेवलपमेंट के साथ कैसे जोड़ा जाए। नंबर 7 स्कूल और शिक्षा की जवाबदेही में जो कमी है आज के डेट में उसको कैसे सुधारा जाए। नंबर 8 है शोध की खराब गुणवत्ता, हमारे यहाँ पे जो PhD स्कॉलर्स हैं या जो हमारे यहाँ पर शोध प्रकाशित होते हैं उनकी गुणवत्ता उस दर्जे की नहीं होती है कि उन्हें प्रकाशित किया जा सके। नंबर 9 है कठोर परीक्षा संरचना, तो बहुत ज़्यादा जटिल और कॉम्प्लेक्स जो परीक्षा संरचना है उसको लेकर भी। नंबर 10 केवल कुछ विषयों पर ज़्यादा ध्यान देना, तो आप देखते हैं कि मैथ्स और साइंस पर ही अत्यधिक जोर दिया जाता है और जो अदर स्ट्रीम्स है, खासतौर पर जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं, जो सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं, उन पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी खराबी है, एक विफलता हमें माननी पड़ेगी कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में ये एक बहुत बड़ी विफलता है। और नंबर 11 पर है वित्तीय नियमन प्रत्यायन आदि का पृथक्करण नहीं है, यानी एक ही एजेंसी वित्तीयन यानी फंड ग्रांट कर रही है, वही रेगुलेटर का काम भी करती है और वही मान्यता देने का यानी प्रत्यायन एक्रीडेशन का काम भी वही करती है। तो इस चीज़ों का, इनका क्लासिफिकेशन, इनका पृथक्करण करना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट टेकआउट्स हैं जो 21वीं शताब्दी में हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एड्रेस करने। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हमारी नई शिक्षा नीति आई है। सबसे पहले हम जानते हैं कि शिक्षा नीति के लिए कौन कौन से पीछे बैकग्राउंड में सिद्धांत दिए गए हैं। तो नई शिक्षा नीति के विकास के लिए एक समिति गठित की गई थी स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में, जो कि पूर्व में कैबिनेट सचिव रहे हैं, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट मई 2016 में प्रस्तुत की थी। इसके अलावा डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अगुवाई वाली समिति ने भी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को एक मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति सौंपी थी। तो ये रिसेंट की बात है, यानी आपको नाम याद रखना है डॉक्टर कस्तूरी रंगन का, जिस पर अभी की जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका मसौदा उसी पर आधारित है। इसका उद्देश्य बताया गया है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान में बदलती गतिशीलता के साथ आवश्यकताओं को पूरा करना। तो दो चीजें, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और साथ में नवाचार और अनुसंधान, इन दोनों को बढ़ावा देना। अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी विशेषताएं उसके अंदर हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मुख्य विशेषताओं में जो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक विशेषता है वो है कि इस शिक्षा नीति में 5+3+3+4 सिस्टम का प्रस्ताव रखा गया है। अभी तक हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है वो 1968 की पॉलिसी 10+2+3 पर आधारित है। इसमें क्या बदलाव करने का प्रस्ताव है जरा उसको जान लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि सबसे पहले 5 साल के लिए प्राथमिक चरण होना चाहिए जो 3 से 8 साल की आयु के बच्चों के लिए हो, जिसमें क्या होगा कि पूर्व के 3 साल तो प्राथमिक शिक्षा में गुजरेंगे यानी प्ले स्कूल के जो साल होंगे वो, और उसके अलावा 2 साल जो हैं वो 1 और 2 यानी फर्स्ट और सेकंड क्लास, फर्स्ट सेकंड ग्रेड के लिए निर्धारित किए जाएं। तो इस तरीके से ये कुल मिला के 5 साल हमारे हो जाएंगे। शुरू के 3 साल प्ले स्कूल के लिए और उसके बाद 1 और 2 ग्रेड के लिए। इसके अलावा जो दूसरा चरण है उसमें 3 साल निर्धारित किए गए हैं जिसमें 8 से 11 साल के बच्चों को शामिल किया जाए। इसमें 3rd क्लास, 4th एंड 5th ग्रेड तक के जो क्लासेस हैं वो कवर होंगी। उसके बाद जो तीसरा चरण होगा मध्य चरण 11 से 14 साल की आयु के बच्चों के लिए, और इसमें 6th, 7th एंड 8th क्लास, 8th ग्रेड तक काम होगा। और जो चौथा चरण है उसमें 4 साल का गैप दिया गया है, तो 4 मतलब 14 से 18 साल के बच्चों के लिए, और इसमें ग्रेड 9 से ग्रेड 12 तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा, 9th, 10th, 11th एंड 12th। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है बच्चों की देखभाल और शिक्षा को लेकर के, यानी बच्चों की देखभाल भी हो
अर्ली चाइल्डहुड केयर हो और साथ में एजुकेशन भी हो, तो इस तरीके से स्कूल शिक्षा का अभिन्न अंग इसे बनाया जाए, ऐसी इसमें प्रस्ताव इसमें किया गया है। देखते हैं आगे और क्या विशेषताएं हैं। पहला है, जहां भी संभव हो सके कम से कम कक्षा 5 तक या फिर कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को रखा जाए। लेकिन यहाँ पर एक लूप होल है, इसमें कहा गया है कि जहां तक संभव हो, जहां भी संभव हो सके। फॉर एग्जाम्पल, केंद्रीय विद्यालय में ये लागू नहीं हो सकेगा, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में जो बच्चे हैं वो अलग अलग जगह से ट्रांसफर होकर आते हैं और उनकी मातृभाषा एक नहीं होगी, इसलिए वहां पर इसे लागू नहीं किया जा सकेगा। दूसरा, इसमें कहा गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाए। नंबर 3 पे कहा गया है कि राज्य केंद्र द्वारा शिक्षा पर व्यय को बढ़ाकर जीडीपी के 6% तक लाया जाए। नंबर 4 पर कहा गया है कि कक्षा 6 से ही इंटर्नशिप, कोडिंग और व्यावसायिक एकीकरण के कौशल को पाठ्यक्रम में लागू किया जाए। तो 3 बातें हैं कि 6th क्लास से इंटर्नशिप सिखाई जाए, इंटर्नशिप दी जाए बच्चों को, कोडिंग उन्हें सिखाई जाए और साथ में वोकेशनल ट्रेनिंग को भी शिक्षा के साथ ही जोड़ दिया जाए। तो आने वाले समय में बच्चे क्या स्किल्स रख करके काम कर पाएंगे, तो उसको साथ में शिक्षा के साथ ही सिखाया जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है। नंबर 5, चिकित्सा और कानूनी विषयों को छोड़कर बाकी सबके लिए एक नियामक तैयार किया जाए, उच्चतर शिक्षा आयोग। इसकी बात आपने लास्ट ईयर भी सुनी होगी डेफिनेटली, हायर एजुकेशन कमीशन, बट इस पर अभी तक कोई ऐसा खास इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, अभी तक सिर्फ इसका विचार ही हमारे सामने है। साथ में कहा गया है कि उच्चतर शिक्षा आयोग के बेसिकली 4 अंग होंगे। पहला, उच्च शिक्षा अनुदान आयोग। इसके अलावा दूसरा है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियमन प्राधिकरण। इसका काम केवल रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी, इसका काम केवल रेगुलेशन का होगा। नंबर 3, पेशेवर फ्रेम सेटिंग प्राधिकरण एंड नंबर 4, राष्ट्रीय प्रत्यायन प्राधिकरण, जिसका काम केवल मान्यता देना होगा, सो एक्रेडिटेशन अथॉरिटी होगी ये। इस तरीके से चारों कामों को अलग अलग पृथक्करण कर दिया जाए। 7वां है कि 3 से 4 साल की अवधि के लचीले, समग्र और बहुविषयक स्नातक पाठ्यक्रमों को लागू किया जाए। ये बहुत ही नया कंसेप्ट है और बहुत ही अच्छा रहेगा कि यदि ये लागू हो पाता है तो। इसका मीनिंग ये है कि जो ग्रेजुएशन के कोर्सेज होते हैं, जो स्नातक पाठ्यक्रम है, उनको इस तरीके से बनाया जाए कि हो सकता है कि सपोज करें कि किसी को बीएससी करना है, तो वो चाहे तो फर्स्ट साल का ही करके छोड़ दे, तो फर्स्ट ईयर के बाद में उसे एक पर्टिकुलर टाइप का सर्टिफिकेट दे दिया जाए कि आपने ये बीएससी बेसिक किया है। और यदि उसने 2 साल का किया है तो सपोज करें उसे कहा जाए कि आपने ये बीएससी एडवांस किया है, और 3 साल का किया जाए तो कुछ और तरीके का सर्टिफिकेट उसे दिया जाए। इस तरीके से पूरे कोर्स को लचीला किया जाए। ये डेफिनेटली ना हो कि 3 साल के बाद ही आपको कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये एक नया कंसेप्ट इसमें जोड़ा गया है, जो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है यदि ये लागू होता है तो। इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुविषयक के बारे में भी बात की गई है, यानी कि जो चीज़ें हैं कुछ इस तरीके से फॉर्मुलाइज की जाए कि जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो सोशोलॉजी भी पढ़ सकें, मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं ह्यूमैनिटीज़ का कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो ले सकें। एक तरीके से इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को बढ़ावा देने की यहाँ पे बात की गई है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई बीटेक इंजीनियर है उसे समाज से संबंधित जानकारी बिल्कुल भी ना हो, तो अगर वो सोशोलॉजी साथ में पढ़ता है तो शायद से उसको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि उसको अपने काम का इस्तेमाल समाज के लिए कैसे करना है। तो इस बारे में यहाँ पर विचार व्यक्त किए गए हैं। नंबर 8 पर है 15 वर्षों में विश्वविद्यालय संबद्धता के बिना ही कॉलेज खुद से डिग्री प्रदान करने में सक्षम हो जाएं, ऐसा भी इसमें बात की गई है। यानी विश्वविद्यालय किसी यूनिवर्सिटी से वो संबद्ध नहीं है, उसके बावजूद भी कॉलेज खुद से अपनी डिग्री प्रदान कर सकें। नेक्स्ट है व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ाकर 50% कर दिया जाए 2035 तक, और इसके लिए 3.5 करोड़ सीटें उच्च शिक्षा में जोड़नी पड़ेंगी। तो सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने की बात इसमें की गई है। कहा गया है कि स्कूली शिक्षा में 2030 तक सकल नामांकन अनुपात 100% कर दिया जाएगा। तो 2 बातें आपको याद रखनी है। यदि बात करें स्कूली शिक्षा की तो इसमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 2030 तक 100% करने की बात की गई है।
मतलब कि हमारे यहाँ के जितने भी बच्चे हैं जो शिक्षा लेने की एज में हैं, उन सभी का स्कूल में नाम दर्ज होगा ऐसा। और उच्च शिक्षा की बात करें तो इसे 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है, वो भी 2035 तक। आगे है कि 2040 तक सभी शिक्षण संस्थान बहुविषयक संस्थान बने, ऐसा इसमें प्रावधान है। जो भी हमने बात की इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। एक और बात है कि सरकारी स्कूलों में अभी तक जो मिड डे मील मिलता है उसके साथ साथ सुबह में मुफ्त में नाश्ता भी दिया जाए। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ पर अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाए। दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को भारत में अपनी शिक्षा को संचालित करने की सुविधा देने का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। और यहाँ भारतीय विश्वविद्यालय यदि विदेशों में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो वो बाहर जाकर अपना परिसर स्थापित कर सके, ये भी इसमें कहा गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा विश्वविद्यालय और कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक आम प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाए। तो जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है उन सबको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा किया जाए, ऐसा इसमें प्रावधान है विश्वविद्यालय और कॉलेजों में प्रवेश के लिए। इसके अतिरिक्त पॉइंट नंबर 18 में कहा गया है कि बोर्ड की परीक्षाएं एज इट इज जारी रहेंगी 10th और 12th की। इस तरीके से पढ़ाई को मॉडिफाई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की आवश्यकता खत्म हो जाए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है स्वायत्त निकाय एक बनाया जाए जिसका नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम। तो नाम से ही आप देख पा रहे हैं ये टेक्नोलॉजी फोरम होगा, जिसका काम होगा कि शिक्षा में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा सके, उससे रिलेटेड सारे कामों को ये देखेगा। देन राष्ट्रीय संस्थापना साक्षरता और न्यूमेरेसी मिशन 2015 तक लागू किया जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं जो बेसिक लिटरेसी है, जो न्यूमेरेसी है, दो चीजें हैं यहाँ पर, एक लिटरेसी साक्षरता और एक न्यूमेरेसी। साक्षरता यानी पढ़ना लिखना, लैंग्वेज को पढ़ना लिखना ये, और न्यूमेरेसी का मतलब है जो बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशन होती है, जो बेसिक मैथ्स होता है उसको 2025 तक लागू किया जाएगा। क्योंकि ऐसा देखने में आया है पिछले कुछ सर्वेज में कि हमारे यहाँ पर 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चे वो मैथ्स नहीं सॉल्व कर पाते हैं जो उस एज तक उन्हें आ जाना चाहिए। सो बेसिक न्यूमेरेसी भी हमारे यहाँ पर 5th और 8th तक के बच्चों को नहीं आती है, इसीलिए ये मिशन लागू किया जाएगा। इसके अलावा 2030 तक शिक्षण के लिए एक न्यूनतम डिग्री योग्यता निर्धारित की जाएगी, 4 वर्ष की बीएड प्रोग्राम। आगे है शिक्षा मंत्रालय में डिजिटल बुनियादी ढांचे, डिजिटल सामग्री और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से लिए भी एक समर्पित इकाई स्थापित की जाएगी। जैसे कि आप हाल फिलहाल में देख पा रहे हैं, कोविड-19 के काल में हमें डिजिटल चीज़ों पर ज़्यादा आधारित होना पड़ रहा है शिक्षा के लिए, तो इस पर भी खास तौर पर ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट है वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड की स्थापना। 24th है क्रेडिट के हस्तांतरण की सुविधा के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी। ये वही उच्च शिक्षा से संबंधित है कि यदि आपने किसी पर्टिकुलर कॉलेज से या पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से आपने कुछ प्रोग्राम किया है और बीच में आपको वो छोड़ना पड़ा 1-2 साल के बाद, तो उसमें जितने पॉइंट्स आपने गेन किए हैं उन पॉइंट्स को यदि आप दोबारा किसी अदर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन पॉइंट्स को आपके न्यू प्रोग्राम के साथ में अटैच कर दिया जाएगा। इस तरीके से आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो पुराना वाला बेकार नहीं जाएगा। एक मूल्यांकन केंद्र की स्थापना की जाएगी जिसका नाम रखा गया है परख। इसका फुल फॉर्म कुछ इस तरीके से है, समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण, ये काम इसके अंडर में आएंगे। और सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए परख केंद्र को स्थापित किया जाएगा। बट जैसा कि हमें आपको बताना है कि हम 360 डिग्री कवरेज कर रहे हैं, तो अब हम इसमें ये जानेंगे कि इस चीज़ से निकल करके क्या क्या सकारात्मक चीज़ें हमारे सामने हैं और कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं या कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिनको अभी भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की देखभाल और शिक्षा की, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की। यदि बात करें 0 से 3 साल की उम्र के बच्चे की, तो बच्चा इस उम्र में ध्वनियों को समझने की कोशिश करता है और मातृभाषा को वो अपने तरीके से सीखने की कोशिश करता है। उसे सिखाना नहीं पड़ता है, बचपन में इतने एज में उसे कुछ भी बोलना नहीं सिखाना पड़ता है, वो खुद से ये प्रयास करता है। तो ये प्रशिक्षण का हिस्सा है जो बच्चे को घर पर ही मिल जाता है, इसके लिए आपको बच्चे को स्कूल में भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन बात करें 3 से 6 साल के बच्चे की, यानी प्ले स्कूलिंग जिसे हम कह रहे हैं, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर जिसका नाम जिसे हमने दिया है,
3 से 6 साल का जो बच्चा है उसका दिमाग बहुत तेजी से विकसित होता है। ऑलमोस्ट माइंड का 85% हिस्सा इन्हीं 6 सालों तक परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि इसी उम्र में बच्चों को चाइल्डहुड केयर की जाए और जिस तरीके से शिक्षा उनकी होनी है उसे उस माहौल में ढाला जाए। ये अंतर उत्तेजना के कारण है जो मस्तिष्क को बाहरी दुनिया से सीखने की क्षमता के संबंध में प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल एज होती है, यहीं पर हमें बच्चों की सबसे ज्यादा चाइल्डहुड केयर करने की आवश्यकता है। अब देखते हैं कुछ अदर इम्पॉर्टेंट सकारात्मक पहलुओं को जो इस शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे सामने है। ये बहुत अच्छा किया गया है कि योग्यात्मक मूल्यता के बजाय प्रारंभिक मूल्यांकन को इसमें जोर दिया गया है। तो 360 डिग्री कवरेज के हिसाब से बच्चे का मूल्यांकन किया जाएगा, ना कि रट के उसने कितना एग्जाम में स्कोर किया है उसके आधार पर। इसके अलावा विज्ञान कला के बीच में जो कास्ट आयरन विभाजन जिसे हम कहते हैं, यानी डिविडेंट लाइन, एक डिवाइड खींच दिया गया है कि ये विज्ञान के सब्जेक्ट्स हैं, ये कला के सब्जेक्ट्स हैं, उसको दूर करने का यहाँ पे प्रयास किया गया है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को लागू करके। रटने की प्रवृत्ति को दूर करना ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इसके अतिरिक्त उच्च स्तर पर अंतर अनुशासनात्मक पाठ्यक्रम को यदि लागू कर दिया जाएगा तो उससे बच्चों में, छात्रों में अभिरुचि पैदा होगी पढ़ने को लेकर के, और साथ में जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं उनको भी कम करने में मदद मिलेगी। बीच में जो बच्चे छोड़ देते हैं, 2025 तक कक्षा 3 से बुनियादी भाषा और गणित कौशल प्राप्त करने के लिए जो मिशन चलाया जाएगा, जिसकी हमने बात की थी अभी, राष्ट्रीय साक्षरता और न्यूमरेसी मिशन, तो ये एक स्वागत योग्य कदम है। इसके अलावा 360 डिग्री मूल्यांकन एक स्वागत योग्य कदम है। शोध की यदि बात करें तो इस पे जो अनुसंधान फाउंडेशन बनाया जाएगा वो समाज के लिए बहुत प्रभावी होगा। जो प्रशिक्षण की बात की गई है शिक्षकों की, ये बहुत वांछनीय कदम है। शिक्षकों को ट्रेन करना एक्चुअली सबसे ज्यादा जरूरी है। जो राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद है उसने क्या किया है कि राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक लागू करने की बात की गई है शिक्षकों के लिए। तो ये थे हमारे कुछ सकारात्मक पहलू। अब बात करते हैं चुनौतियों की, या क्या है नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पर। सबसे पहला इसमें जो चुनौती है वो यही है कि ये अभी एक नीति है, ये कोई कानून नहीं है, और उसके अलावा जो शिक्षा है एक समवर्ती विषय है, कंकरेंट ये सब्जेक्ट है, तो इस पे दोनों लोग कानून बना सकते हैं। तो इस पे भी काफी चुनौतियां हमने आने वाले समय में हो सकती हैं, उसे देखना होगा। बात करें मातृभाषा वाले कंसेप्ट की, तो इसने पहले से ही बहुत सारी बहस को जन्म दे दिया है, काफी बहस छिड़ चुकी है। उच्चतर शिक्षा आयोग विधेयक का मसौदा 1 साल से मंत्रालय में पड़ा हुआ है, तो इसके अभी कोई आगे आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। बात करें जीडीपी के 6% तक लाने की, तो 5 दशक तक ये इसका लक्ष्य रहा शिक्षा नीति का, बट अभी तक वो हासिल नहीं हुआ है। तो आगे आने वाले समय में कैसे होगा इसको भी देखना बाकी है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को सरकार के अधीन ट्रस्ट के रूप में स्थापित करने के लिए कैबिनेट नोट लाया गया है, लेकिन अच्छा होगा कि इसे पूरी तरीके से स्वायत्तता प्रदान की जाए और एक अधिनियम लाया जाए इसको फाउंड करने के लिए, इसको बनाने के लिए। उससे क्या होगा कि इसकी स्वायत्तता कम नहीं होगी, तभी ये बेहतर ढंग से काम कर पाएगा। और जो कॉलेज है, जो डिग्री प्रदान करने की इसमें बात की गई है कॉलेजों के द्वारा, उसमें धन की व्यवस्था कैसे होगी इस बारे में संशय है। सरकारी स्कूलों में 4 में से 1 शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं। कई राज्यों में तो 10% से कम शिक्षक केवल पात्रता परीक्षा पास किए हुए हैं और वो पढ़ा रहे हैं। तो इस चुनौती से कैसे निपटा जाएगा ये देखना आगे आने वाले समय में काफी दिलचस्प होगा। और इसके अलावा 2011-18 के आंकड़े ऐसा बताते हैं कि इस बीच में लगभग 2.5 करोड़ बच्चों ने राज्यों के स्कूल छोड़ दिया, यानी गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ा है और निजी स्कूलों में शामिल हो गए हैं बिकॉज ऑफ क्वालिटी की वजह से 2.5 करोड़ के आसपास बच्चे इस 7-8 साल के गैप में निजी स्कूलों में ट्रांसफर हुए हैं, और लगभग आधे बच्चे निजी स्कूल प्रणाली में आज की डेट में हैं, 40% के आसपास। जो आप ये लेकर के आएंगे सारी चीजें, वो कैसे सरकारी स्कूलों का पूरा रंग रूप चेंज करेंगे ये देखना भी बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। तो ये इस नीति की कुछ चुनौतियां हैं जिनको सरकार को एड्रेस करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि क्या निष्कर्ष निकलता है इस नीति से। बात करें निजी स्कूल्स की, तो वो बहुत कम है और लगभग 70% स्कूल्स ऐसे हैं जिनका मासिक शुल्क 1000 रुपए से भी ज्यादा का है। लेकिन अगर दक्षता की बात करें, क्वालिटी की बात करें, तो भी ऐसा नहीं है कि निजी स्कूल बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट देते हैं या बहुत अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड कराते हैं, केवल कुछ ही निजी स्कूल्स को छोड़ करके। दक्षता के परिणाम स्वरूप निजी प्रणाली बनाम सरकारी प्रणाली में एक बच्चे को शिक्षित करने के लिए 1/3 खर्च लगता है। तो जितना खर्चा आप निजी स्कूल में करेंगे उसके 1/3 में ही सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो जाती है।
तो इसका समाधान ये है कि बच्चों को निधि दी जाए, ना कि स्कूलों को। जो ग्रांट्स स्कूलों को दी जाती है उसे देने की बजाय सीधा बच्चों को फंड प्रोवाइड कराया जाए। नेक्स्ट हमारे सामने एक निष्कर्ष है कि भाषा बोलना हमारे दिमाग के लिए स्वाभाविक है। पढ़ना लिखना हम ये नेचुरल तरीके से सीख जाते हैं। अच्छा ये होगा कि अंग्रेजी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा दोनों को मिक्स करके पढ़ाया जाए, क्योंकि अंग्रेजी भाषा दुनिया के लिए, दुनिया को जानने का हमारे पास में एक भाषा का हमारे पास में विकल्प है। तो यदि शुरू से ही, बचपन से, नींव से ही हर बच्चे को अंग्रेजी सीखने के लिए ध्यान दिया जाएगा तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। मातृभाषा प्लस इंग्लिश। एंड लास्टली इसे सफल बनाने के लिए हमें यथार्थवादी होना चाहिए, यानी हमें रियलिटी को पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये चुनौतियां हमारे सामने हैं, और उसके बाद हमें गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। तो परिणाम ऐसे हों जो क्वालिटी जिनमें दिखाई दे। डेटा के पीछे ज्यादा भागने से कुछ खास परिणाम हमारे सामने नहीं होंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं 1986 में जो बातें कही गई वो आज तक लागू नहीं हो पाई। तो ज्यादा बेहतर है कि परिणामों पे ध्यान दिया जाए, परिणामों की गुणवत्ता पे ध्यान दिया जाए। तो ये थी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसके हमने सभी पक्षों को ऑलमोस्ट कवर किया है। इससे संबंधित आपके यदि कोई प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं, और अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें कि कैसा लगा आपको ये आज का गहन विश्लेषण। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही एक अन्य टॉपिक के साथ में, जिसके सभी पक्षों को यहाँ पर हम कवर करेंगे। तब तक आप जुड़े रहें बीपीएससी राइट वे के साथ में। थैंक यू।